गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, कल अपन ने स्टार्ट किया था टॉपिक एसएम के बारे में। ठीक है, एसएम का हमने स्टार्ट किया था, उसकी आपको विस्थापन समीकरण क्या होती है, वेग समीकरण, त्वरण समीकरण, ये सारी चीजें अपन देखी थी। ठीक है, कुछ बेसिक चीजें अपन ने पढ़ी थी एसएम के बारे में। ठीक है, चलो आज अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज पढ़ेंगे अपन इसमें एक तो बल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, एसएम में लगने वाले बल के बारे में, जिसे हम प्रत्यान बल बोलते हैं। और आगे पढ़ेंगे इसकी एनर्जी के बारे में, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। फोर्स इन एसएचएम। ठीक है, तो बच्चों फोर्स इन एसएचएम, ठीक है, पढ़ रहे हैं एसएम में बल। ठीक है, एसएम में बल की बात कर रहे हैं हम, देख रहे हैं बच्चों फॉर ऑल एसएम, मतलब यहाँ पे देखिए जो अपन ने जो त्वरण की समीकरण लिखी थी कल, क्या लिखी थी बच्चों? ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये लिखा था अपन ने, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये लिख चुके हैं अपन कल। ठीक है, अब बच्चों ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के अकॉर्डिंग अपन देखें, अगर अपन बल निकालें एफ बराबर क्या होता है बच्चों? एम इंटू ए का मान रख दो, क्या माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों? ये एफ बराबर हो जाएगा माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये आ गया बल का मान। ठीक है, अब तो यहाँ पे एफ का मान तो आ गया एम माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये आ गया। अब बच्चों एफ का मान अगर अपन रखना चाहें, एफ का मान क्या होता है बच्चों? माइनस के एक्स, चलो माइनस के एक्स रख दिया, प्रत्यान बल का मान तो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो एक्स से एक्स कैंसिल कर दो, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, तो यहाँ से के का मान क्या जाएगा? एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इसलिए के बराबर आ जाएगा बच्चों एम ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ये हम कह दें ओमेगा का मान कितना आएगा? रूट ऑफ के बाई एम। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू जाएगा रूट ऑफ के बाई एम, क्योंकि बच्चों मैंने कल पढ़ा था ओमेगा के बारे में, ओमेगा बराबर क्या होता है? रूट ऑफ के बाई एम, तो उसको हम यहाँ पे ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि ओमेगा बराबर रूट ऑफ के बाई एम होता है। ठीक है, अब बच्चों जो इस पे अपन एक क्वेश्चन देखें, जो एक एग्जांपल नंबर 1 है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1, इसको पढ़िए, सॉल्यूशन करते हैं इसका। आपसे कह रहा है 4 kg का कण जो है, पार 4 किलोग्राम कण एक्स अक्ष पर मूल बिंदु के सापेक्ष एफ बराबर माइनस 4x के अनुसार एसएम कर रहा है। यदि x बराबर 10 मीटर पे इसका वेग 0 हो तो वी मैक्स तथा अवकलन समीकरण बतानी है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए मूल बिंदु के सापेक्ष एसएम कर रहा है, मतलब मूल बिंदु क्या है? इसकी माध्यवस्था, मूल बिंदु है उसके दाएं बाएं, यहाँ पे एसएम कर रहा है मूल बिंदु के दाएं बाएं। तो और फिर कह रहा है x बराबर 10 पर इसका वेग 0 हो रहा है। हम जानते हैं बच्चों वेग 0 कहां होता है? चरम अवस्था पे। इसका मतलब x बराबर 10 इसकी चरम अवस्था है और x बराबर 0 माध्य अवस्था। तो माध्य से चरम के बीच की दूरी को आयाम बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे x बराबर 10 क्या दे रखा है? आयाम दे रखा है, a का मान दे रखा है 10 मीटर। ठीक है, अब चलो यहाँ पे स्टार्ट करें, f बराबर माइनस 4x, f बराबर माइनस 4x दिया हुआ है। अब यहाँ पे इस f का मान अपन ने देखा क्या होता है बच्चों? माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, ये रख दें माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर माइनस 4x, x से x कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। इस m का मान हमें कितना दे रखा है? यहाँ पे m का मान यहाँ दे रखा है बच्चों 4 किलोग्राम, तो m का मान रख दिया 4। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर बराबर 4, तो यहाँ से बच्चों 4 से 4 कट जाएगा, तो ओमेगा का मान कितना है बच्चों? यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये ओमेगा स्क्वायर का मान 1 आया, तो यहाँ से हमने निकाला ओमेगा बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। ये ओमेगा का मान यहाँ से 1 आ गया। क्लियर? अब यहाँ पे हमें क्या दिया है? गिवन आयाम a बराबर 10 मीटर, आयाम का मान हमें 10 मीटर दे रखा है, क्योंकि समझाया मैंने आपको आयाम, क्योंकि चरम अवस्था पे इसका वेग 0 होता है, तो आयाम 10 मीटर दे रखा है। ठीक है, अब देखें वी मैक्स का मान। ठीक है, वी मैक्स इक्वल टू क्या होता है बच्चों? वी मैक्स इक्वल टू आप जानते हैं ए ओमेगा होता है, तो 10 इंटू 1 करेंगे कितना जाएगा? ये 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये अपने क्या निकाल लिया? वी मैक्स का मान। तो वी मैक्स का मान तो कितना है बच्चों? 10 मीटर पर सेकेंड, इसका आंसर आ गया। वी मैक्स का मान 10 मीटर पर सेकेंड, ये लो, ये निकाल लिया अपने वी मैक्स का मान 10 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों हमसे आगे पूछा है इसने अवकलन समीकरण भी ज्ञात करनी है। तो बच्चों अवकलन समीकरण, तो देखो अवकलन समीकरण कैसे ज्ञात कर सकते हैं? एक तरीका तो ये डायरेक्ट आपको पता है कि अवकलन समीकरण होती है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0, तो इसमें ओमेगा मान रख दो, डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। एक और तरीका ये कि हम यहाँ पे इस f का मान जो लिखा अपन ने f बराबर माइनस 4x, ठीक है, तो बच्चों सेकंड मेथड अपन देखें, f बराबर माइनस 4x अपन लिखा है, f को लिखते हैं मास इंटू एक्सलेशन, लिखते हैं मास इंटू एक्सलेशन बराबर माइनस 4x। अब बच्चों इस मास का मान कितना दे रखा है आपको? 4 लिख दिया मैंने, और a को हम लिखते हैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, लिखते हैं बेटा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर लिख दिया मैंने, मास को लिख दिया 4, a का मान लिख दिया ये बराबर माइनस 4x। तो 4 से 4 कट जाएगा, ये राशि उठ के इधर ले आए तो जुड़ जाएगी, तो क्या जाएगा? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0, ये आ गया इसका अवकलन समीकरण का मान। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं इसकी अवकलन समीकरण। ठीक है,
ये अपन देख ली अवकलन समीकरण आ गई। क्लियर। अब बच्चों यहाँ पे देखें, ये तो अपन ने पढ़ा किसके बारे में बच्चों, फोर्स के बारे में। चलो अब आगे देखें, इस समय पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, मतलब एनर्जी। ठीक है, एनर्जी इन एसएचएम, इसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक एनर्जी इन एसएचएम, एनर्जी इन एसएचएम, एनर्जी इन एसएचएम ये पढ़ने जा रहे हैं अपन। एनर्जी इन एसएचएम तो कौन कौन सी एनर्जी पढ़ेंगे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इनके बारे में पढ़ेंगे, और टोटल एनर्जी। पहले अपन देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे, फर्स्ट अपन देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। तो जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है बच्चों काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। और यहाँ पे v का मान रख दें। ठीक है, v का मान क्या होता है बच्चों, v का मान अपने निकाला था, v का x के साथ जो संबंध लिखा था। ठीक है, v का x के साथ संबंध, उसका यूज करें तो v इक्वल टू क्या लिखा अपन बच्चों, ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो उसका वर्क कर देंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ये बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस m ओमेगा स्क्वायर को मैं क्या लिख दूं, k। तो क्या बन जाएगा, तो k ये अपने का ना k बराबर m ओमेगा स्क्वायर होता है। तो इसलिए बच्चों काइनेटिक एनर्जी का जो मान आ गया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगी हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये बच्चों फॉर ऑल एसएचएम के लिए, सभी एसएचएम के लिए ये गतिज ऊर्जा का सूत्र सही है। क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं ये एक्स वाला संबंध है। तो गतिज ऊर्जा का जो एक्स, जैसे अपन ने वेग का एक्स का संबंध देखा, बल का एक्स का संबंध, त्वरण का एक्स का संबंध जो होता है वो हमेशा हर एसएचएम के लिए ट्रू होता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखिए x का मान अगर 0 रखें तो x का मान 0 रखने पर हम देखें काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी बच्चों, हाफ के स्क्वायर, जो कि मैक्सिमम होगी। तो यहाँ से हम देखें एट x इक्वल टू 0, तो बच्चों x इक्वल टू 0 पे आप देखेंगे काइनेटिक एनर्जी का मान कितना मिलेगा बच्चों, मैक्सिमम। तो देखिए बच्चों यहाँ पे इसमें एट x इक्वल टू 0 हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी जो आएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ के ए स्क्वायर, हाफ के स्क्वायर, जो कि क्या बनेगी बच्चों, मैक्सिमम बनेगी। काइनेटिक एनर्जी का मान अधिकतम आएगा, मींस काइनेटिक एनर्जी क्या मिली बच्चों, मैक्सिमम। तो उसके नीचे मैक्सिमम लिखते चलो, के मैक्स का मान आ रहा है हाफ के ए स्क्वायर। ठीक है, और अगर यहाँ पे इसमें x इक्वल टू ए देखें, x इक्वल टू ए पे मतलब चरम अवस्था पे, तो जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे x बराबर 0 मतलब माध्य अवस्था पे क्या है, अधिकतम। लेकिन चरम अवस्था पे देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे a रखेंगे तो ए स्क्वायर कट जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया काइनेटिक एनर्जी का मान, माध्य अवस्था भी देख लिया, चरम अवस्था भी देख लिया। अब बच्चों देखिए यहाँ पे सेकंड अपन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर से ज्ञात कर सकते हैं। क्यों ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, देखिए यहाँ जो अपन देख रहे हैं बल का सूत्र होता है, क्या होता है बल का सूत्र, F बराबर के एक्स के रूप में। ये वही सूत्र है बिल्कुल जैसा अपन स्प्रिंग में पढ़ते थे। स्प्रिंग के अंदर बच्चों हमने पढ़ा था F बराबर क्या होता है, के एक्स, और वहां पे जो स्प्रिंग की पोटेंशियल आई थी कितनी आई थी, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो एज इट इज वहां इस तुलना करते हुए अपन समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी F बराबर के एक्स है तो इसलिए पोटेंशियल हाफ के एक्स स्क्वायर ही आएगी, क्योंकि F बराबर के एक्स। ठीक है, स्प्रिंग के अनुसार अपन देख रहे हैं F बराबर के एक्स आ रहा है, इसलिए पोटेंशियल हाफ के एक्स स्क्वायर आएगी। क्लियर। अब इस सूत्र से अगर अपन देखें वही x इक्वल टू 0 पे, एट x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पे अपन देखें पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है बच्चों, x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का मान आएगा 0, पोटेंशियल एनर्जी 0 आएगी। और यहाँ पे अगर मैं x इक्वल टू a ले आऊं, मतलब चरम अवस्था, तो चरम अवस्था पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगी बच्चों, मैक्सिमम, जो कितनी आएगी, हाफ के ए स्क्वायर के बराबर, क्योंकि यहाँ पे x का मान a रखने पे हाफ के स्क्वायर बन जाएगा। तो चरम अवस्था पे पोटेंशियल क्या बच्चों, मैक्सिमम है। ठीक है, अब बात करें बच्चों हम फिर थर्ड टोटल एनर्जी की। ठीक है, कुल ऊर्जा E की बात करें, कुल ऊर्जा E बराबर कैसे निकालते हैं, E बराबर बच्चों के ई प्लस पी करके, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का मान तो रहा हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड पोटेंशियल एनर्जी का मान हाफ के एक्स स्क्वायर, ये रख दिया मैंने हाफ के एक्स स्क्वायर। तो जो हाफ के एक्स स्क्वायर से हाफ के एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, हाफ के स्क्वायर बचेगा। इसलिए बच्चों यहाँ पे E बराबर जो आएगा ये आएगा हाफ के ए स्क्वायर, जहाँ पे K का मान हम रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, m ओमेगा स्क्वायर रख दें K का मान, तो हम बोलते हैं हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया E का मान, जो कि बच्चों कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, हम देख रहे हैं बराबर कांस्टेंट, क्यों है कांस्टेंट बच्चों, क्योंकि हम देख रहे हैं E का मान x पर निर्भर नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं, क्योंकि
एक्स पर निर्भर नहीं, क्योंकि बच्चों ई का जो मान है वो एक्स पर निर्भर नहीं कर रहा, जबकि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का मान एक्स पर डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन ई का मान एक्स पर निर्भर नहीं कर रहा। इसका मतलब ई का मान क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। ठीक है, कोई भी पार्टिकल सिस्टम कर रहा है उसकी सदैव टोटल एनर्जी क्या रहती है, नियत बनी रहती है। तो जो अब ये जो अपन है ये मान पड़े, इसके अनुसार अगर अपन ग्राफ देखें, एनर्जी का ग्राफ बनाए, देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे हम ये ग्राफ बना रहे हैं। देखिए ऊर्जा का स्थिति के साथ ग्राफ, ऊर्जा का हम बना रहे हैं स्थिति एक्स के साथ ग्राफ। ठीक है, एक्स के साथ ग्राफ बना रहे हैं, स्थिति एक्स के साथ ग्राफ। तो जो यहाँ पे देखिए जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी का मान सदैव नियत आ रहा है, तो टोटल एनर्जी के लिए क्या आएगा मान, कांस्टेंट लाइन आएगी। ठीक है, मतलब ये जो मान आ रहा है किसके लिए बच्चों, कुल ऊर्जा के लिए। ठीक है, ई के लिए, ई का ग्राफ तो क्या बच्चों सदैव कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ही आ रहा है। ठीक है, ये स्थिति अगर अपन देखना चाहें तो ये स्थिति कौन सा बिंदु है, ए, ये बिंदु प्लस ए को बता रहा है, ये वाला बिंदु, और ये वाला बिंदु किसको बता रहा है बच्चों, माइनस ए को, क्योंकि हम देख रहे हैं एसएचएम केवल प्लस ए से माइनस ए के बीच में ही होगा। अब यहाँ बच्चों इसमें देखिए अगर हम बात करें इसमें पोटेंशियल एनर्जी की, बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ क्या है, सूत्र क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का भी एक्स स्क्वायर के रूप में आ रहा है, तो जो काइनेटिक एनर्जी के लिए भी ग्राफ बनेगा परवलय, क्योंकि एक्स स्क्वायर के समानुपाती है, पोटेंशियल एनर्जी भी एक्स स्क्वायर के समानुपाती है, तो दोनों ग्राफ क्या बनेंगे, परवलय के रूप में। तो यहाँ से हम जो ग्राफ बनाए कैसा बनना है, परवलय के रूप में बनना है। तो यहाँ पे देखिए पहले पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ बनाए, तो पोटेंशियल ग्राफ बनेगा परवलय के रूप में इस तरह से। ठीक है, ये तो बन रहा है इसका बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी को शो कर रहा है। स्थितिज ऊर्जा ग्राफ है यू के लिए ग्राफ, इस यू बोल लो, चलो पोटेंशियल पी लिखा, अपने पी लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, पी पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ हो गया ये, पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ। एंड बच्चों काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ देखो, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे देख रहे हैं मीन अवस्था पे कोई जीरो है, माध्य अवस्था पे जीरो आ रही है, एक्स इक्वल टू जीरो पे, एक्स इक्वल टू ए पे इसका मान अधिकतम है, देखो एक्स बराबर ए पे इसका मान अधिकतम है। जबकि गतिज ऊर्जा बच्चों क्या है, x बराबर जीरो पे तो अधिकतम है, मतलब x बराबर जीरो पे अधिकतम है और x बराबर a पे न्यूनतम है, जीरो आ रही है इस तरह से। ये आएगा ये ग्राफ, ये किसको शो कर रहा है बच्चों, ये ग्राफ शो कर रहा है किसको, काइनेटिक एनर्जी को। ये ग्राफ आ गया गतिज ऊर्जा का। अब बच्चों यहाँ पे देखिए गौर से, ये दोनों ग्राफ जो है पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक ग्राफ इस बिंदु पे काट रहे हैं, इस बिंदु पे दोनों ग्राफ यहाँ पे काट रहे हैं। तो इनको अगर मैं नीचे लेके आऊं इन बिंदुओं को, तो ये बिंदु नीचे लेके आए, तो ये जो बिंदु की स्थिति होती है बच्चों, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट होता है प्लस ए बाई रूट टू, ये होता है माइनस ए बाई रूट टू। अब बोलो कहां से आया ए बाई रूट टू, चलो भी समझाता हूं आपको मैं। प्लस ए बाई रूट टू एंड माइनस ए बाई रूट टू ये बन रहा है, कहां से आया इसके लिए चलो यहाँ पे अपन देखें बच्चों, इसमें ये क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, किस स्थिति पर के ई व पीई के ग्राफ कटेंगे। तो जहां पे कटेंगे वहां पे दोनों मान बराबर होंगे, नहीं होंगे। देखो ये बिंदु ऐसा है, इसको नीचे लेके आए या इसको जो इधर लेके आए, इधर यहाँ पे इस बिंदु पे, तो ये ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी वाली और पोटेंशियल वाली ऊर्जा क्या आ रही है, समान आ रही है इस बिंदु पे, कटान बिंदु पे दोनों ऊर्जाएं क्या है, समान है। तो यहाँ पे अपन देखें सॉल्यूशन नंबर, ये जो फर्स्ट सेकंड है इसका अगर अपन सॉल्यूशन देखें क्या आएगा, देखिए सॉल्यूशन सेकंड, यहाँ पे देख रहे हैं सॉल्यूशन नंबर सेकंड, सॉल्यूशन नंबर सेकंड। तो हम देखें बच्चों कटान बिंदु पर, कटान बिंदु पर, कटान बिंदु पर हमें क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी का मान बराबर करना है किसके, काइनेटिक एनर्जी के। कटान बिंदु पर पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हम देखें अतः काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर किसके बराबर करना है, हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर हाफ, ये तो पोटेंशियल एनर्जी का मान रख दिया, काइनेटिक एनर्जी का मान हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रख दिया मैंने। तो यहाँ पे देखिए ये के बाई टू से के बाई टू उड़ गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को उठा के इधर ले आओ, तो ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ए स्क्वायर। अब यहाँ पे दो का भाग लगा के वर्गमूल कर देंगे, तो एक्स का मान क्या जाएगा, ये आ जाएगा प्लस माइनस ए बाई रूट टू। ठीक है, ये आ जाएगा एक्स बराबर प्लस माइनस ए बाई रूट टू। तो हमने क्या देखा बच्चों, यहाँ पे ये रिजल्ट आए कि किस स्थिति पे दोनों के मान समान आ रहे हैं बच्चों, यहाँ पे, यहाँ बच्चों x बराबर a बाई रूट टू पर, x बराबर a बाई रूट टू पर पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी के मान समान प्राप्त हो रहे हैं, ये चीज अपन देखी। क्लियर, तो ये बिंदु कौन से हैं, प्लस ये माइनस a बाई रूट टू, ये बिंदु हो गया प्लस a बाई रूट टू। ओके, ये चीज अपन देखी। अब बच्चों उसके बाद फिर अपन देखें यहाँ पे इसके बाद जो इनके मान होते हैं औसत मान। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ये भी पूरा ग्राफ वेरी कर रहा है, काइनेटिक ग्राफ भी वेरी कर रहा है, बोलो दोनों वेरिएबल हैं।
काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल दोनों यहाँ पे परिवर्तित हो रहे हैं। इनके जो अगर अपन एवरेज मान की बात करें, देखिए यहाँ पे बच्चों में अगर एक टेबल ग्रुप में बताऊं आपको मैं, देखिए यहाँ पे देखिए मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरी भावनाओं को समझो। यहां बच्चों देखिए x इक्वल टू 0 से a के मध्य, x इक्वल टू 0 से a के मध्य, ठीक है। यहां बच्चों यहां पे अगर अपन देखें जो एवरेज मान है x इक्वल टू 0 से a के मध्य, देखिए पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक दोनों के हम औसत मान लिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी का औसत मान है के ई एवरेज एंड जो पोटेंशियल एनर्जी एवरेज है, देखिए काइनेटिक एनर्जी का जो औसत मान होता है बच्चों ये होता है 1/3 के ए स्क्वायर आता है, और जबकि यहाँ आता है 1/6 के ए स्क्वायर, ठीक है। औसत मान x इक्वल टू 0 से a के मध्य, मतलब क्या बोलेगा लैंग्वेज में, क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि माध्य अवस्था से चरम अवस्था के मध्य, माध्य अवस्था से चरम अवस्था के मध्य के ई एवरेज कितना होगा, तो हम आंसर बोलेंगे ये। पोटेंशियल एवरेज बोले पूछेगा तो बोलेंगे आंसर ये, ठीक है। और अगर ये बोले कि t इक्वल टू 0 से कैपिटल T के मध्य, मतलब क्वेश्चन में लैंग्वेज के रूप में क्या बोलेगा, एक चक्र के दौरान, तो एक चक्र के दौरान ही बोलेगा तो हम समझ जाएंगे t इक्वल टू 0 से कैपिटल T के मध्य की बात कर रहा है। तो दोनों के मान आते हैं 1/4 के ए स्क्वायर के बराबर, 1/4 के ए स्क्वायर, 1/4 के ए स्क्वायर, दोनों के औसत मान 1/4 के ए स्क्वायर के बराबर होते हैं। चाहे पोटेंशियल एवरेज निकालें चाहे काइनेटिक एवरेज निकालें, ठीक है। ये मानोगे बच्चों। तो ये तो अपने किसके बारे में लिखा बच्चों, यहाँ पे ये सारी चीजें जो अपने रिलेशन लिखे एक्स के साथ रिलेशन लिखे जो कि ऑल एस के लिए ट्रू है। बट अपन अब बात करें बच्चों यहाँ पे एक स्टार पॉइंट ग्रुप में फॉर x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, मतलब हम यहाँ पे अब समय के साथ संबंध वाली काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल की मान लिख रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं हर अलग अलग एसएम के लिए समय का संबंध अलग अलग होता है, ठीक है। तो x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। और x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी मतलब चरम कहां से स्टार्ट हुई, माध्यावस्था से। तो जो v इक्वल टू अपन जानते हैं dx अपॉन dt से निकालते हैं, कितना आता है ये, a ओमेगा cos ओमेगा t, ये आपको पहले भी सिखा चुका हूं मैं, a ओमेगा cos ओमेगा t, ये मान आपको प्राप्त हो रहा है। इसलिए बच्चों यहाँ पे अगर अपन निकालें पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। तो यहाँ पे x का मान रख देंगे तो क्या जाएगा ये, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। तो यहां हम देखें पोटेंशियल एनर्जी का मान है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी पे। यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी का मान है ये बच्चों साइन स्क्वायर ओमेगा टी के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। तो ग्राफ जो आएगा इसका कुछ इस तरह से आता है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ आया कुछ इस तरह से आता है। पोटेंशियल एनर्जी का हम समय के साथ ग्राफ बना रहे हैं, समय के साथ ग्राफ मतलब इस तरह से ये आएगा, समय के साथ जो इसका वेरिएशन है कुछ इस तरह से वेरी करेगा। अब जो साइन थीटा है 0 से स्टार्ट होगा बच्चों, 0 से अधिकतम आएगा, फिर ये आएगा उतरेगा, फिर अधिकतम आएगा, फिर उतरेगा, इस तरह से, ठीक है। ये साइन थीटा वाला ग्राफ मतलब साइन स्क्वायर ग्राफ इस तरह बनता है ये पोटेंशियल एनर्जी का। तो यहाँ से हम देखें ये देखिए ये माध्यावस्था है, माध्यावस्था पे पोटेंशियल होती है 0, फिर ये माध्यावस्था, फिर आगे चरम अवस्था, फिर ये माध्यावस्था, फिर चरम अवस्था, फिर दोबारा माध्यावस्था, मतलब एक चक्र पूरा हो गया, ये एक चक्र पूरा हो गया। इसका टाइम कितना हुआ टी, टी क्या बच्चों, एसएचएम का आवर्तकाल, ठीक है। टी यहाँ पे बता रहा है एसएचएम का आवर्तकाल, टी यहाँ पे टी क्या बच्चों, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, ये टी जो है ये हम बोल रहे हैं टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम मतलब एसएचएम का आवर्तकाल, ठीक है। अब बच्चों गौर से देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर अपन दिमाग लगाएं तो ये जो बिंदु है, जो बिंदु ये t/2 आपको दिख रहा है, गौर से देखिए बच्चों यहाँ से ये जो आकृति है, देखो ये आकृति आई, फिर ये दोबारा आकृति रिपीट हुई, फिर दोबारा रिपीट, मतलब ये जो पोटेंशियल वाली आकृति बार बार कितनी देर में रिपीट हो रही है, t/2 में, हर t/2 बाद ये अपने आप को रिपीट कर रही है, दोहरा रही है। तो जितने समय में पुनरावृत्ति होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आवर्तकाल। तो ये आवर्तकाल किसका है, पोटेंशियल एनर्जी का। तो ये t/2 जो है ये क्या बच्चों, टाइम पीरियड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, टाइम पीरियड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन में हमसे पूछे कि स्थितिज ऊर्जा का आवर्तकाल क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का आवर्तकाल क्या होता है, t/2, आवर्तकाल t/2, ठीक है।
ऐसे बच्चों चलो ये तो हमने पोटेंशियल एनर्जी की बात करी, अब हम देखें काइनेटिक एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी निकालें। काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर। ये अपन जानते हैं हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे v का मान ये रख दें तो हाफ m, और जो इसका स्क्वायर कर रखेंगे तो क्या जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर। ठीक है, और जो m ओमेगा स्क्वायर को आप क्या लिखते हैं, k, इसको हम k लिख दें इसको, तो क्या हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ k a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहां से हम देखें बच्चों काइनेटिक एनर्जी का जो वेरिएशन है, तो मतलब संबंध है वो किसके अनुसार है, कॉस स्क्वायर के अनुसार। तो कॉस स्क्वायर हम जानते हैं बच्चों अधिकतम से स्टार्ट होता है, साइन वाला मान तो 0 से स्टार्ट होता है, जबकि कॉस वाला मान अधिकतम से स्टार्ट होता है। तो ये कॉस स्क्वायर का जो ग्राफ है कुछ इस तरह से आता है बच्चों, कॉस स्क्वायर ग्राफ। देखिए अब क्या हम बनाए कॉस स्क्वायर वाला ग्राफ, तो बच्चों कॉस स्क्वायर ग्राफ जो आएगा कुछ इस तरह से आएगा। देखिए यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बना रहे हैं समय के साथ। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे यहां से स्टार्ट होगा ये, ठीक है, ये आकृति आएगी। तो चलो देखो ये कौन सी अवस्था है, ये माध्य अवस्था की, माध्य अवस्था पे गति अधिकतम है, फिर चरम अवस्था, फिर ये माध्य अवस्था, फिर ये चरम अवस्था, फिर ये माध्य अवस्था। मतलब यहाँ पे इसका एक आवर्तकाल पूरा हो गया कैपिटल टी, कैपिटल टी। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं एक चक्र में कण 2 बार माध्य अवस्था पे जाता है, 2 बार चरम अवस्था गुजरता है। ठीक है, 2 बार माध्य अवस्था से गुजरता है, 2 बार चरम अवस्था से गुजरता है एक आवर्तकाल के दौरान। ठीक है, तो ये टी क्या बच्चों, वही टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। और यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे देखिए ग्राफ की जो पुनरावृत्ति हो रही है, ये ग्राफ की पुनरावृत्ति बार बार t/2 पे हो रही है। t/2 समय पे देखो ये आकृति बनी, फिर वापस वही आकृति बनी, तो ग्राफ की आकृति t/2 पे रिपीट हो रही है। मतलब यहाँ पे जो टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम है वो तो t है, ये t क्या बच्चों, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम है। और बच्चों यहाँ पे जो t/2 आपको दिख रहा है, ग्राफ की पुनरावृत्ति हो रही है, ये क्या है, टाइम पीरियड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, टाइम पीरियड ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो गति ऊर्जा का आवर्तकाल कितना है, t/2। अब यहाँ पे दिमाग लगाए, मैं कहना क्या चाहता हूं आपसे, देखिए अगर आपको टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम का आवर्तकाल आपको दिया है t, तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के आवर्तकाल क्या होते हैं, t/2। और अगर आवृत्ति दे रखी हो कि एसएचएम की आवृत्ति, दोलन आवृत्ति का मान n है, तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल आवृत्ति क्या होगी, तो हम बोलेंगे 2n होगी, क्योंकि आवृत्ति आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आवर्तकाल यहाँ पे आधा है, तो आवृत्ति दुगनी होगी नहीं होगी, तो इसलिए अपन कह सकते हैं यहाँ पे अतः यदि एसएचएम की दोलन आवृत्ति n हो तो, दोलन आवृत्ति n हो तो ke व pe की आवृत्ति, ke व pe की आवृत्ति बराबर क्या होगी, 2n, क्या आवृत्ति 2n। ठीक है, 2n होगी, ये अपन ने देख लिया बच्चों। उसके बाद बच्चों ये तो अपन ने काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल बारे में पढ़ा। अब इसके एक दो क्वेश्चन और देख लें। ये एक क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया, चलो क्वेश्चन नंबर 3 भी और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन नंबर 3 देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि चरम स्थिति से कितनी दूरी पर के का मान कुल ऊर्जा का 25% होगा। ठीक है, मतलब आपसे कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी का मान कुल ऊर्जा का 25%, मतलब आपसे बोला है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 इंटू ई। तो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। 25% मतलब 1/4 होता है। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का सूत्र ये अपन जानते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है बराबर 1/4 ई का मान लिखते हैं अपन हाफ के ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए k/2 से तो k/2 यहाँ कट जाएगा, 4 को इधर गुणा कर दें, यहाँ गुणा कर देंगे 4 को, तो 4 को गुणा कर देने पे क्या आ गया बच्चों मान, समझो ये जाएगा 4 का जब गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ठीक है, क्यों यहाँ पे a स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब इसको उधर ले आए, तो इसको उधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 4x स्क्वायर बराबर होगा
3a²। 4x² बराबर 3a² हो गया। तो यहां से बच्चों अगर मैं x का मान निकालूं तो x बराबर क्या आ गया, ये x बराबर प्लस माइनस √3/2a, या x का मान प्लस माइनस √3/2a, ये रिजल्ट आया। अब बच्चों यहाँ पे ये जो दूरी निकाले तो दूरी कितनी आएगी, दूरी x बराबर होगी √3/2a, प्लस माइनस बता रहा है, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, ठीक है, ये आया। लेकिन ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं आंसर? क्योंकि देखो क्वेश्चन ढंग से पढ़ी दोबारा। क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, दूरी चरम स्थिति की दूरी निकालनी है। x तो क्या होता है बच्चों, माध्य अवस्था से दूरी होती है, चरम अवस्था से दूरी निकालनी है। तो हम यहाँ पे करेंगे चरम से दूरी के लिए क्या करना पड़ेगा, a में से घटाना पड़ेगा, a माइनस एक्स करना पड़ेगा। तो a माइनस एक्स करेंगे तो यहाँ से a माइनस एक्स का मान कितना है, √3/2a। तो यहाँ से a कॉमन निकाल लो तो 1 माइनस √3/2, ये आ जाएगा इसका आंसर। ये इसका आंसर आएगा बच्चों, आंसर। तो चरम से दूरी कितनी है बच्चों, चरम से दूरी ये निकाल ली, a में से x घटाना पड़ेगा। तो कई बार होता है मिस्टेक, हमने क्वेश्चन सही कर लिया, सोल्व यहां तक निकाल लिया और पहला ऑप्शन ये था, ये टिक कर दिया जल्दीबाजी में। तो ऐसे जल्दीबाजी में मिस्टेक मत किया करो, सिली मिस्टेक्स। तो ढंग से पढ़ा क्वेश्चन, क्या पढ़ा है, क्या बोला, ठीक है। तो बच्चों अपने आंसर निकाल लिया। अब आगे देखें इसके अंदर। अब नेक्स्ट पॉइंट जो समझाऊं आपको मैं, समझना बात को ध्यान से बच्चों। नेक्स्ट स्टार पॉइंट अपन देख रहे हैं, देखिए। तो जो काइनेटिक एनर्जी का मान है वो हमेशा अपन जानते हैं चरम अवस्था पे कितना होता है, चरम अवस्था पे 0 एंड माध्य अवस्था पे क्या होता है, अधिकतम, ठीक है। जबकि पोटेंशियल एनर्जी का मान जो अपन देख रहे हैं ये एक तरह से बाह्य क्षेत्र पर भी निर्भर करता है। वैसे तो अपन लिखा है अभी कि पोटेंशियल एनर्जी का मान ये रहा, ये x बराबर 0 पे इतना है, x बराबर a पर इतना है। बट बच्चों जो पोटेंशियल एनर्जी का मान है ये किसी बाह्य क्षेत्र पर भी निर्भर करता है। मतलब अगर जैसे कोई पिंड मान लो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र या गुरुत्वीय क्षेत्र में दोलन कर रहा है तो उस क्षेत्र का भी प्रभाव पड़ता है पोटेंशियल एनर्जी पर, ठीक है। कुछ नहीं कहा जाए तो अपन प्रभाव नहीं मानते, लेकिन अगर कई सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाती है कि हमें उस प्रभाव को भी सोचना पड़ता है। तो देखिए यहां मैं कहना चाहता हूं, देखिए यहाँ बच्चों जो गतिज ऊर्जा का मान है, ठीक है, देखिए गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी हमेशा, जो बच्चों काइनेटिक एनर्जी का जो मान है अपन देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी का मान हमेशा क्या होता है बच्चों, देखिए यहाँ पे जो अपन लिखते हैं इस पे हाफ के होता है, ठीक है। माध्य अवस्था पे होता है हाफ ka², ठीक है। और चरम पर कितना होता है बच्चों, चरम पर ये होता है 0, चरम पर 0 होता है, ठीक है। बट बच्चों जो स्थितिज ऊर्जा का मान है, लेकिन जो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का मान है, का मान बाह्य क्षेत्र पर भी निर्भर करता है, ठीक है, बाह्य क्षेत्र पर भी निर्भर। P का मान बाह्य क्षेत्र पर भी निर्भर करता है। कैसे? चलो मान लो बाह्य क्षेत्र के कारण पोटेंशियल एनर्जी U है सपोज, ठीक है। माना बाह्य क्षेत्र के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर U बराबर फिक्स्ड है, मतलब नियत है, ठीक है। मान लो बच्चों बाह्य क्षेत्र ऐसा है जो एक नियत मान की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा अप्लाई करता है, नियत मान की पोटेंशियल डाल रहा है, U बराबर फिक्स्ड, ठीक है। तो उस केस बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या होगा, तो Pe बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, P का मान यहाँ पे जो आएगा ये आएगा, देखिए माध्य पर तो आएगा, माध्य पर यह आएगा 0 प्लस U, क्या हम जानते हैं माध्य अवस्था पे पोटेंशियल कितनी होती है, 0 होती है, और एक्स्ट्रा जो मिल रही है U लगी रही है, तो 0 प्लस U हो गया। और अगर अपन चरम की बात करें तो चरम पर कितना होता है बच्चों, हाफ ka² तो होता ही है, और एक्स्ट्रा मान यहाँ पे U आरोपित हो रहा है, ठीक है, ये हो गया। फिर हम बात करें बच्चों कुल ऊर्जा की, जो कुल ऊर्जा है, कुल ऊर्जा हम जानते हैं नियत होती है, वैसे कितना होता है मान, हाफ ka², और बाहर से क्षेत्र आरोपित हो रहा है तो वो भी इसके अंदर इफेक्ट हमें ऐड करना पड़ेगा। तो E बराबर हाफ ka² प्लस U, क्योंकि जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होती है, मतलब पोटेंशियल तो आ ही रहा है टोटल एनर्जी के अंदर, तो इसलिए बाहर वाला U का इफेक्ट भी हमें देखने को मिलता है कुल ऊर्जा में, ठीक है। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इस पे जो अगला क्वेश्चन हमारा इसी बेस्ड है, एग्जांपल नंबर 4। देखिए क्या है एग्जांपल नंबर 4 को समझें। यहाँ पे कह रहा है 1 किलोग्राम का कण, ठीक है, 1 किलोग्राम कण के एसएम का आयाम 10 मीटर है, ओमेगा का मान 2 रेडियन पर सेकंड है। यदि चरम स्थिति पर कुल ऊर्जा 250 जूल
हो तो के ई तथा पी के मान चरम स्थिति तथा माध्य स्थिति पर क्या होंगे, ये हमें देख रहे हैं। तो जो ई का मान दे रखा है, मतलब ये हमें क्या गिवन है बच्चों, हमें दे रखा है गिवन हाफ के ए स्क्वायर प्लस यू का मान हमें दे रखा है कितना बच्चों, 250 जूल, 250। तो चलो इसका मान रखें, के का मान हाफ, के क्या होता है बच्चों, एम ओमेगा स्क्वायर होता है, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस यू बराबर 250। तो यहाँ पे देखिए हाफ एम का मान, एम का मान कितना है 1, ओमेगा का मान 2, आयाम का मान 10 प्लस यू बराबर 250। ठीक है, अब बच्चों ये जो राशि आपको दिख रही है, ये राशि अपन सॉल्व करते हैं। इस राशि का मान कितना आता है, ये कट जाएगा, कितना जाएगा, ये तो 2 कट गया, फिर 100 को 2 से गुणा करेंगे 200, ये तो मान आया 200 प्लस यू बराबर 250। तो यहां से यू का मान कितना आ गया, यू आ गया 50 जूल। यू का मान कितना बच्चों, ये आ गया 50 जूल आ गया, यू का मान 50 जूल। अभी आंसर नहीं आया तो यू का मान निकाला, ठीक है, यू का मान 50 जूल आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए हमसे पूछा है कि काइनेटिक और पोटेंशियल का मान चरम और माध्य स्थिति पे क्या होंगे। तो पहले अपन देखें बच्चों यहाँ पे माध्य स्थिति पर, माध्य पर अपन देखें, माध्य स्थिति पर तो माध्य स्थिति पर जो अपन जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का मान होता है कितना होता है, हाफ के स्क्वायर। ठीक है, माध्य स्थिति पर जो काइनेटिक एनर्जी है ये होती है कितनी होती है, हाफ के स्क्वायर होती है, हाफ के स्क्वायर माध्य स्थिति पर। तो बच्चों माध्य स्थिति पे हाफ के अपन ने सोल्व किया, हाफ के स्क्वायर का मान सोल्व किया कितना है 200, तो आ रहा है 200 जूल। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का मान हमने देखा था माध्य स्थिति पे, ये रहा पोटेंशियल माध्य पर कितना है 0 प्लस यू है, 0 प्लस यू। तो यहाँ पे यू का मान कितना है, ये 0, यू का मान 50 है, तो क्या बोलेंगे 50 जूल। ठीक है, फिर देखें चरम स्थिति पर, चरम स्थिति पर जो काइनेटिक एनर्जी है, कितनी है काइनेटिक एनर्जी, ये कितनी होती है 0 होती है, तो ये तो 0 ही आएगी। एंड जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या लिखा था बच्चों अपन ने चरम अवस्था पे, ये लिखा था अपन ने हाफ के स्क्वायर प्लस यू, हाफ के ए स्क्वायर प्लस यू। ठीक है, तो हाफ के ए स्क्वायर का मान तो कितना था 200 और यू का मान कितना है 50, तो कितना हो गया 250 जूल। ठीक है, वो ये अपन देख लिया चरम अवस्था पे और माध्य अवस्था पे दोनों पे अपन ने काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का मान ज्ञात कर लिया। ठीक है, बात पहले पढ़ी। तो जो अब लोग नेक्स्ट पॉइंट अपन समझे विभिन्न एसएचएम के आवर्तकाल। ठीक है, जो डिफरेंट प्रकार की एसएचएम है उसका हम आवर्तकाल कैसे ज्ञात करते हैं। सभी एसएचएम का आवर्तकाल ज्ञात करने का एक कॉमन तरीका है, कैसे निकालते हैं बच्चों, देखिए 2 प्रकार की एसएचएम पढ़ी अपन ने, रेखीय एसएचएम और एक कोणीय एसएचएम। करना क्या होता है बच्चों, देखिए पहले रेखीय एसएचएम की बात करें तो माध्य अवस्था से अल्प विस्थापन x करके माध्य अवस्था की ओर उत्पन्न f एक्स्ट्रा ज्ञात करो। मतलब जो कोई पिंड है पहले साम्यावस्था में, अभी एसएचएम नहीं कर रुका हुआ है, अपनी साम्यावस्था में मतलब माध्य अवस्था पे, उसको वहां से मैं एक्स्ट्रा खींचूंगा, एक्स्ट्रा मैंने उसको x विस्थापित किया और फिर छोड़ा, छोड़ते सही इस पे कितना बल कितना बल लगा जो उसको वापस माध्य की ओर लेके आ रहा है, मतलब माध्य अवस्था से x विस्थापित करने पर कितना एक्स्ट्रा बल उत्पन्न हुआ जो उसको वापस माध्य की ओर लेके आ रहा है। ठीक है, तो वो हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, वो ज्ञात करके फिर हम उसको किसके बराबर करेंगे, kx के बराबर। हम देखेंगे बच्चों इस f एक्स्ट्रा का जो मान आ रहा है, इफ एक्स्ट्रा का मान जो आ रहा है वो x के पदों में आना चाहिए, फिर उसको हम यहाँ पे यहाँ रख देंगे और यहाँ से देखेंगे x से x कट जाएगा और क्या निकाल लेंगे, k का मान निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर k का मान हम रख देंगे स्टेप 3 में यहाँ पे, और उससे क्या जाएगा आवर्तकाल। सेम ऐसा यहाँ भी करना बच्चों। कोणीय एसएचएम में हम क्या करेंगे, पहले माध्य अवस्था से पिंड को अल्प एंगल थीटा से विस्थापित करेंगे। ठीक है, और देखेंगे उस पर कितना बलागुण एक्स्ट्रा उत्पन्न हुआ जो वापस को माध्य की ओर लेके आ रहा है, मतलब माध्य की ओर कितना बलागुण जो उसको माध्य की ओर लेके आ रहा है वो ज्ञात करेंगे। वो हम देखेंगे थीटा के पदों में आएगा, तो थीटा के पदों में आना चाहिए वो, फिर उसको हम यहाँ पे इस जगह रख देंगे टो एक्स्ट्रा बराबर सी थीटा में। तो यहाँ से देखेंगे थीटा से थीटा कट जाएगा तो सी निकल जाएगा यहाँ से, और सी को उठा के फिर यहाँ रख देंगे 3rd स्टेप में, और समय कैपिटल टी का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन ये ज्ञात करते हैं। चलो अब यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों सिंपल पेंडुलम के बारे में। आज अपन ये पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम। ठीक है, सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ेंगे, मतलब सरल लोलक के बारे में स्टडी करेंगे, इसका निकालेंगे आवर्तकाल सरल लोलक। तो जो सिंपल पेंडुलम का आवर्तकाल ज्ञात करना है, देखिए कैसे करना है। यहाँ पे ये पहले ये माध्य अवस्था है, समझना, ये इसकी यहाँ पे ये पेंडुलम लटका हुआ है, ये इसकी माध्य अवस्था है, मतलब यहाँ पे ये इसकी माध्य अवस्था है। यहाँ से हमने इसको अल्प विस्थापित किया थीटा एंगल पे,
ठीक है। थीटा एंगल बच्चों इसको हमने अल्प विस्थापित किया, ये एंगल थीटा है, माध्यावस्था से थीटा एंगल विस्थापित किया, ये इसकी लंबाई एल है। ठीक है। और जो जैसे इसको छोड़ेंगे ये वापस नीचे आएगा इस तरह से। क्यों आएगा नीचे? क्योंकि इस पे mg बल कहां लग रहा है? नीचे की ओर। mg बल लग रहा है नीचे की ओर। ठीक है। अगर मैं इस mg के घटक करना चाहूं तो देखिए हम यहाँ पे घटक करें इसको, तो ये एंगल बच्चों थीटा है, तो जैसे ये वाला एंगल थीटा बनेगा। तो mg का घटक करें तो इधर आएगा mg cos थीटा घटक और इधर आएगा बच्चों mg sin थीटा घटक। तो आप देखिए कौन सा घटक ऐसा है जो इसको माध्य की ओर लाना चाहता है। ठीक है। तो हम देखें वो है mg sin थीटा घटक। ठीक है। तो इसके कारण जो बल लगेगा, बलागुण लगेगा, हम देखें कोणीय एसएम कर रहा है बच्चों, तो हम यहाँ पे हम निकालें, देखिए स्टेप नंबर 1। ठीक है। फर्स्ट स्टेप अप्लाई करें तो देखिए माध्य की ओर टॉ निकाल रहे हैं, कितना आएगा? माध्य की ओर टॉ का मान जो आएगा बलागुण, बलागुण का मान क्या होता है बच्चों? माध्य की ओर बलागुण टॉ बराबर, कैसे निकालते हैं बच्चों बलागुण? पढ़ाई आपने पहले टॉपिक के अंदर, पहले जो अपन न्यूटन लॉ वगैरह पढ़ते हैं, रोटेशन में पढ़ते हैं, टॉ कैसे निकालते हैं बच्चों? आर इंटू एफ परपेंडिकुलर करके, मतलब आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, मतलब बल इंटू लंबत दूरी, या कहें दूरी इंटू लंबत बल। बल इंटू लंबत दूरी कर लो या दूरी इंटू लंबत बल करके हम निकालते हैं बलागुण का मान। तो बच्चों देखिए यहां से लेकर यहां तक की दूरी, अतः बच्चों यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है इसे बोलते हैं लटकन बिंदु, मतलब सस्पेंशन पॉइंट। क्या बोलते हैं? सस्पेंशन पॉइंट, लटकन बिंदु। और इसे बोलते हैं बच्चों सेंटर ऑफ मास, मतलब द्रव्यमान केंद्र। ठीक है, द्रव्यमान केंद्र। तो यहाँ पे देखिए ये जो लटकन बिंदु है यहाँ से इसकी दूरी कितनी है? एल है। यहाँ से दूरी यहाँ पे आर का मान तो कितना है? एल है। आर का मान तो मैंने एल रख दिया और एफ लंबत। तो बच्चों देखो इस लंबाई के लंबत जो बल लग रहा है कितना लग रहा है? mg sin थीटा। तो यहाँ पे mg sin थीटा रख देंगे तो ये क्या आ गया बच्चों? बलागुण आ गया। अब यहाँ पे थीटा बच्चों अल्प है, आपसे बोला मैंने अल्प स्थापन करना होता है और थीटा अल्प है, इसलिए साइन थीटा को हम क्या रखते हैं बच्चों? थीटा। साइन थीटा को हमने थीटा रख दिया क्योंकि थीटा अल्प है, तो साइन थीटा थीटा के बराबर होगा। देखिए तो इस स्टेप 1 में बच्चों टॉ का मान आ गया, थीटा के पदों में आ चुका है। अब यहाँ पे स्टेप 2 अप्लाई करनी है। स्टेप 2 में इस टॉ को हमें किसके बराबर करना है? सी थीटा के बराबर, मतलब एम जी एल थीटा को बराबर करेंगे सी थीटा के बराबर। थीटा से थीटा कट गया तो यहाँ से सी का मान कितना बच्चों? एम जी एल आ गया। सी बराबर आ गया एम जी एल। ठीक है। अब जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में अब हमें यहाँ पे लगाना है सूत्र टी बराबर 2 पाई रूट ऑफ आई अपॉन सी। और यहाँ पे आई क्या है? जड़ता गुण है। आई यहाँ पे जड़ता गुण है, जो पिंड दोलन कर रहा है इसका जड़ता गुण। तो हम देखें यहाँ पे पिंड एक कण के रूप में है और कण की यहाँ पे उस लटकन बिंदु से दूरी कितनी है? एल है। ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो आवर्त काल होगा वो कितना होगा? एम एल स्क्वायर। तो हम जानते हैं अगर जो घूर्णन बिंदु के सापेक्ष जो दूरी आर होती है तो जड़ता गुण कण का एम आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे दूरी एल है तो हम एम एल स्क्वायर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आई का मान रख देंगे एम एल स्क्वायर, तो जड़ता गुण एम एल स्क्वायर आएगा। और सी का मान तो अपन निकाला एम जी एल। तो यहाँ से एम कट गया, एक एल से एक एल कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? एल अपॉन जी, मतलब टी इज इक्वल टू क्या आया? 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी। ये आपको यहाँ पे आवर्तकाल का सूत्र प्राप्त हुआ। ठीक है। तो अपन ने इस एसएम के लिए यहाँ पे ज्ञात कर लिया, आवर्तकाल किया गया टी बराबर 2 पाई रूट ऑफ एल अपॉन जी। अब यहाँ पे इसमें इस सूत्र में एल क्या है और जी क्या है यहाँ समझे। यहाँ बच्चों देखिए यहाँ जो एल है, ये एल क्या है बच्चों? ये इस लटकन बिंदु से द्रव्यमान केंद्र के बीच की दूरी। ठीक है। मतलब हम देखते हैं एसपी से सीएम की दूरी, एसपी से सीएम की दूरी है। ठीक है। मतलब लटकन बिंदु से द्रव्यमान केंद्र की दूरी। ठीक है। और बच्चों यहाँ पे देखिए जी क्या है? यहाँ पे जी है प्रभावी ग्रेविटी। ठीक है, इफेक्टिव ग्रेविटी। ठीक है। यहाँ पे प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण है, ये प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण। अब बच्चों प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण का मतलब इसलिए लिख रहा हूं मैं, जैसे अपन आगे कई सारे केस देखेंगे कि सिंपल पेंडुलम लिफ्ट में रखा हुआ है, त्वरित लिफ्ट में रखा हुआ है, त्वरित कार में रखा हुआ है, या एक तरह से बच्चों मतलब 2 आवेशित प्लेटों के बीच में रखा हुआ है, कहीं भी रखा हुआ है, तो उस केस में यहाँ पे इफेक्टिव ग्रेविटी ज्ञात करके हम यहाँ पे रख देंगे और हमें आवर्तकाल पता चल जाएगा। अच्छा, इफेक्टिव ग्रेविटी के बारे में अगर आपको ज्यादा ज्ञान ना हो, ज्यादा पल्ले नहीं पड़ रहा हो, तो आप यूं समझ सकते हैं एक और तरीका कि यहाँ पे ये जी क्या बच्चों? यहाँ पे माध्य स्थिति पर, मतलब जो इसकी माध्य स्थिति है, माध्य स्थिति पर T/m मान। T क्या बच्चों? डोरी में तनाव बल। माध्य स्थिति पे डोरी में कितना तनाव बल है वो ज्ञात कर लो, बटा m कर दो,
उसी को हम बोलते हैं इफेक्टिव ग्रेविटी, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इससे अपन क्या निकाल लेंगे, आवर्तकाल ज्ञात कर लेंगे। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, ये मैंने इसका पेंडुलम का आवर्तकाल ज्ञात किया। इसे ज्ञात करने का एक और तरीका है, हम इसको बच्चों सरल मतलब यहाँ पे इसको रेखीय एसएम मानकर भी सोल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अल्प एंगल से विस्थापित किया है, तो जो एंगल थीटा अल्प है, तो जो ऑक्सीलेशन करेगा ये लगभग रेखा कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन। हालांकि ठीक है, वृत्त के रूप में एक वृत्तीय चाप है, लेकिन इस चाप की लंबाई बहुत छोटी होती है, तो ये पथ कैसा होगा, लगभग सरल रेखीय, तो हम इसको रेखीय एसएम मानकर भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए बच्चों, मान लीजिए ये दूरी x है, ये इसकी माध्यावस्था थी, है कि नहीं, ये इसकी बच्चों माध्यावस्था है, माध्य स्थिति। ठीक है, माध्य स्थिति से ये x उसको अपने विस्थापित किया। तो बच्चों देखो, हम सेकंड मेथड सोल्व करें इसको, सेकंड मेथड एसएम ज्ञात करने का सेकंड मेथड, हम इसको क्या मान के चल रहे हैं, रेखीय एसएम मान के सोल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप में अपन क्या ज्ञात करेंगे बच्चों, f का मान। तो यहां से हमने इसको यहां से x विस्थापित किया, तो यहाँ पे कौन सा बल ऐसा है जिसको वापस माध्य की ओर लेके आ रहा है, mg sin थीटा। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में माध्य की ओर जो आ रहा है, कितना आ रहा है बच्चों, mg sin थीटा आ रहा है f का मान। ठीक है, तो माध्य की ओर f बराबर, माध्य की ओर यहाँ पर देख रहे हैं f का जो मान है, f बराबर है mg sin थीटा, mg sin थीटा। और जो थीटा अल्प है, तो हम यहाँ पे sin थीटा को लिखते हैं, केवल थीटा लिखते हैं, ये लो थीटा लिख दिया। अब जो आपका मैंने आपसे बताया कि स्टेप 1 जो है वो x के पदों में आनी जरूरी है, फिर जब सेकंड स्टेप में इसको हम kx के बराबर करेंगे तो x कटना चाहिए। ठीक है, अर्थात स्टेप 1 में x आना चाहिए। तो कैसे लाएं x को? बच्चों देखिए, थीटा हम जानते हैं कोण बराबर था चाप बटा त्रिज्या, ये x क्या, चाप की लंबाई, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, तो थीटा को हम क्या रख दें, x अपॉन l, ये लो। अब देखिए, ये स्टेप 1 x के पदों में आ गई है, अब इसको हम स्टेप 2 में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम kx को बराबर कर रहे हैं, कि स्टेप 2 में करते हैं इस f एक्स्ट्रा को kx के बराबर करते हैं, तो यहाँ पे kx का मान हम बराबर कर रहे हैं किसके, mg x बटा l के। तो यहाँ से x से x कट गया, तो यहाँ से k का मान आ गया, कितना है, mg बटा l। अब इसे थर्ड स्टेप में रख दो, थर्ड स्टेप में रख देंगे यहाँ पे इस जगह, तो t बराबर 2 पाई रूट ऑफ क्या होता है बच्चों, m अपॉन k, तो यहाँ पे 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन k, k का मान अपने निकाला mg बटा l। तो जो यहाँ पे देखिए रखेंगे तो m से m कट जाएगा, क्या जाएगा, l बटा g हो जाएगा रूट के अंदर। ठीक है, ये यहाँ पे ये mg बटा l रख दिया, तो m से m कट जाएगा, तो t बराबर आ गया 2 पाई रूट ऑफ l अपॉन g, ये अपन ने आवर्तकाल का मान ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो क्या मतलब है कि अपन यहाँ पे इसको सरल लेवलक मानकर भी, मतलब जैसे रेखीय एसएम मानकर भी इसको अपन सोल्व कर सकते थे। ठीक है, चलो बच्चों इस पे 2-3 एग्जांपल अपन देखें। देखिए एग्जांपल नंबर 1, यहाँ पे चलो यहाँ पे देखें बच्चों, एक स्टार पॉइंट ग्रुप में अपन जो देख रहे हैं यहाँ पे टी जो प्राप्त हो रहा है, टी समानुपाती क्या आ रहा है, रूट एल। समझे, टी समानुपाती क्या है, रूट एल। मतलब हम देख रहे हैं टी का मान किस पे निर्भर नहीं कर रहा, मास पे। ठीक है, मतलब हम देख रहे हैं नॉट डिपेंड ऑन एम। ठीक है, एम पर निर्भर नहीं कर रहा। ठीक है, जो आवर्तकाल का मान है बच्चों, ये एम पर निर्भर नहीं करता। अभी अपन बच्चों यहाँ पे 2-3 जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, ये किस बेस है, लंबाई पे आधारित है, लंबाई पे आधारित। ठीक है, मतलब एल पे आधारित। उसका फिर आगे अपन जी पे आधारित क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जो डिफरेंट केस देखेंगे वो जी पे आधारित। पहले हम 2-3 एग्जांपल एल पे आधारित देख रहे थे। टी समानुपाती रूट एल, मतलब इस टी का मान एम पर डिपेंड नहीं करता। तो देखिए पहला एग्जाम्पल अपन देखें, सोल्यूशन नंबर 1 क्या बच्चों, सोल्यूशन नंबर 1 देखिए, इसमें क्या बच्चों, इस तरह से खोखला गोला है। ठीक है, इसके अंदर अपने रेत या मरकरी भर दिया और उसको फिर हम दोलन करा रहे हैं और यहाँ पे छोटा छिद्र कर दिया। तो छिद्र करने पे कह रहा है कि आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो छिद्र से बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं, जो मरकरी है या रेत है बाहर गिरेगी। अभी यहाँ पे जब ये पूरी रेत भरी थी तो सेंटर ऑफ मास कहाँ था, बिल्कुल मध्य पे, यहाँ पे था सेंटर ऑफ मास। तो जैसे रेत बाहर निकलते आएगी, सेंटर ऑफ मास नीचे आएगा। ठीक है, नीचे आएगा, और जब रेत पूरी खाली हो जाएगी, मतलब खाली खोखला गोला बचेगा, तो हम जानते हैं खोखले गोले का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, वापस केंद्र पर होता है। तो इसका मतलब प्रारंभ में तो सेंटर ऑफ मास नीचे आएगा, और जब रेत खाली होने वाली होगी लगभग, फिर सेंटर ऑफ मास वापस ऊपर जाएगा और यथास्थान पहुंच जाएगा। अर्थात लंबाई एल का मान पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो सीएम है, यहाँ सीएम पहले नीचे फिर ऊपर आएगा। ठीक है, पहले नीचे फिर ऊपर आएगा। तो दिस इंप्लाइज पहले यहाँ पे एल, पहले जो एल है वो क्या होगा बच्चों, इंक्रीज फिर डिक्रीज होगा। ठीक है, इसलिए आवर्तकाल, इसलिए पहले इस बच्चों जो आवर्तकाल का मान है उसका मान पहले बढ़ेगा फिर घटेगा।
पहले t बढ़ेगा फिर घटेगा, ये इसका आंसर आएगा। तो आवर्तकाल बच्चों पहले तो बढ़ेगा फिर घटेगा, क्योंकि लंबाई पहले बढ़ रही है फिर घट रही है। ठीक है, चलो अगला एग्जांपल देखें, सॉल्यूशन नंबर 2। क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में, यहाँ बच्चों इस प्रकार से L लंबाई का पेंडुलम है, ये यहाँ से इसको यहाँ खींचा और यहाँ बच्चों हमने कील लगा रखी है नीचे इस जगह 3L/4 से। यहाँ जो सस्पेंशन पॉइंट है ना SP, सस्पेंशन पॉइंट से हमने 3L/4 पे अपने कील लगा रखी है। तो जब ये डोरी नीचे आएगी तो यहाँ अटक जाएगी, उसके बाद यहाँ पे दोलन होंगे, केवल इतनी सी लंबाई का दोलन होगा, इधर जाएगा फिर वापस नीचे आएगा, इधर वापस A तक। तो हमें इसके एक दोलन काल का मान ज्ञात करना है, मतलब एक आवर्तकाल ज्ञात करना है, एक चक्र का आवर्तकाल ज्ञात करना है, टी नेट का मान, टी नेट ज्ञात करना है, अर्थात टी क्या निकालना है, ABCBA, मतलब A से C तक जाकर वापस A तक आने का कुल समय निकालना है। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है नेट आवर्तकाल। तो चलो यहाँ पे अपन देख रहे हैं, जो देखिए यहां से A से लेकर B तक का जो दोलन है उसके लिए जिम्मेदार कौन सी लंबाई है, L। फिर B से लेकर C तक के दोलन के लिए लंबाई कितनी बच्चों यहाँ पे, ये L डैश बराबर कितनी आएगी, L/4, क्योंकि L में से 3L/4 घटा दो तो L डैश कितना आ जाएगा, L/4 आ जाएगा। देखिए हम यहाँ पे जो टी नेट का मान कैसे निकाल सकते हैं, जो टी नेट है ये बच्चों टी नेट निकाल सकते हैं। देखिए यहां से बच्चों A से लेकर C तक का टाइम निकालूं तो उतना ही टाइम C से A तक आने में लगेगा, तो जितना जाने का टाइम उतना आने का टाइम। ठीक है, तो उसको ज्ञात करके हम क्या कर लें, डबल कर लें, A से C तक का टाइम निकालें उसका डबल कर दें, मतलब इस प्रकार से। तो ट्वाइस ऑफ TAB प्लस TBC। ठीक है, AB प्लस BC ज्ञात किया अपन ने और उसका डबल कर दिया तो आवर्तकाल निकल जाएगा टी नेट। तो देखिए अब यहाँ पे AB, तो देखिए A से लेकर B तक ये क्या है, माध्य चरम अवस्था है, ये माध्य अवस्था। तो चरम से माध्य तक आने का समय कितना होता है, T/4। तो कल समझाया था आपको मैंने, कैपिटल T/4 समय लगता है माध्य से चरम या चरम से माध्य तक आने में, तो ये आएगा T/4 प्लस, अब बच्चों B से लेकर C तक फिर ये माध्य से चरम तक जा रहा है वापस T/4, लेकिन उसको हम T'/4 बोलेंगे, T'/4। क्यों, क्योंकि बच्चों इधर तो लंबाई L एसएम कर रही है और इधर लंबाई L डैश एसएम कर रही है, लंबाई L डैश वाला एसएम हो रहा है तो उसने T डैश बोल दिया मैंने। तो 4 को यहाँ बाहर निकाल दो तो कितना हो जाएगा, 1/2 T प्लस T डैश। ठीक है, T प्लस T डैश। अब बच्चों यहाँ पे T डैश का मान अगर अपन देखें कितना है बच्चों, यहाँ पे T डैश का मान और T डैश का मान देखिए रखना, T बच्चों क्या है, 2π√L/G है क्या नहीं है, प्लस T डैश का मान रखेंगे तो लंबाई L/4 रखनी है, मतलब 2π लंबाई L/4 का उपयोग करना है, मतलब L डैश जो है L/4 है बटे में G, तो L/4/G करेंगे, लंबाई का रखेंगे L डैश रखेंगे, मतलब L/4 रखेंगे यहाँ पे लंबाई। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, ये बन जाएगा 3π/2 √L/G, ये आ जाता है इसका आंसर 3π/2 √L/G, ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अपन ज्ञात कर सकते हैं। बात पहले पढ़ी, काफी अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। यहाँ पे दिमाग क्या लगाना पड़ा, यहाँ पे आधी एसएम के लिए तो जिम्मेदार L है, आधी एसएम के लिए जिम्मेदार L डैश है। ठीक है, ये देखा। चलो अब देखें यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 3। सॉल्यूशन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन पढ़े, थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या बच्चों, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि L1 बराबर 1.44 मीटर, L2 बराबर 1 मीटर वाले दो सरल लोलक T बराबर 0 पर चरम अवस्था से एसएम प्रारंभ कर रहे हैं। बोलो तो यहाँ पे दो पेंडुलम है, दोनों की लंबाइयां अलग अलग है। ठीक है, दोनों चरम अवस्था से एसएम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन T2 लेस देन T1 है, दिख ही रहा है बच्चों। यहाँ पे L2 लंबाई छोटी है तो T2 वाला आवर्तकाल भी छोटा होगा, क्योंकि T समानुपाती √L। L2 छोटा है तो T2 छोटा है, छोटा T2 छोटा होने का मतलब एक चक्र पूरा करने में कम समय लग रहा है, एक चक्र पूरा करने में कम समय लग रहा है। इसका मतलब सेकंड वाला जो पेंडुलम है वो फास्ट गति कर रहा है, कम समय के अंदर अपना चक्र पूरा कर रहा है, मतलब फास्ट गति कर रहा है। ठीक है, तो T2 लेस देन T1 है के कारण द्वितीय लोलक मतलब सेकंड वाला पेंडुलम है वो फास्ट दोलन कर रहा है। ठीक है, अब फास्ट दोलन कर रहा है तो आगे निकल जाएगा। देखिए मान लो माध्य अवस्था थी, यहाँ से चरम अवस्था है, दोनों को एक साथ छोड़ा अपन है, दोनों पेंडुलम को एक साथ छोड़ेंगे तो यहाँ पे जो सेकंड वाला पेंडुलम है फास्ट, दोनों नीचे आएंगे लेकिन सेकंड वाला फास्ट पेंडुलम आगे निकल जाएगा। ये आगे निकलेगा क्यों, क्योंकि इसके दोनों फास्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो आगे निकल जाएगा, तो ये पीछे लेके आगे निकल गया, फिर वापस नीचे आ रहे हैं तो नीचे आया। ठीक है, अब बच्चे नीचे आ रहा है, ये फास्ट था तो आगे नीचे आ गया, यहाँ पहुंच गया इस जगह। तो क्या मतलब है कि सेकंड वाला पेंडुलम फास्ट चलेगा तो ये आगे निकल जाएगा, तो फिर ये दोलन चलते रहेंगे, सेकंड वाला पेंडुलम फास्ट चलता रहेगा। तो आपसे कह रहा है कितने समय पश्चात वो वापस एक साथ एक ही स्थिति से गुजरेंगे। तो जो दोनों पेंडुलम वापस एक साथ एक ही स्थिति तभी गुजर सकते हैं
जब सेकंड वाला पेंडुलम मतलब जो फास्ट गति कर रहा है वो फर्स्ट वाले पेंडुलम से ठीक एक चक्र ज्यादा कर ले, ठीक एक चक्र ज्यादा कर ले, मतलब 360 डिग्री का यहाँ पे फेज आके वापस दोनों क्या आएंगे समान कला में। कि हम जानते हैं बच्चों अगर 2 पाई कलांतर है तो वापस उसे हम क्या बोलते हैं समान कला, कोई 360 डिग्री पे वापस वो जीरो वाली स्थिति पहुंचता है। ठीक है, तो क्या मतलब है कि उसमें एग्जैक्ट 1 साइकिल का डिफरेंस हो जाएगा तो वापस वो समान कला से गुजरेंगे। कोई पूछ रहा है कि वापस एक साथ कब गुजरेंगे, कितने दोलन के पश्चात, मतलब सेकंड वाला दोलन जो सेकंड दोलक है वो कितने दोलन कर लेगा उस समय। तो बच्चों ये आपको समझाया मैंने क्या करना है। देखिए आपसे कहा मैंने जब बच्चों सेकंड लोलक जो है, सेकंड लोलक ठीक एक दोलन एक्स्ट्रा, ठीक एक दोलन एक्स्ट्रा कर लेगा तब वे साथ साथ गुजरेंगे। होगा नहीं होगा, ठीक एक दोलन एक्स्ट्रा कर लेगा, दोनों साथ साथ गुजरेंगे तब वे साथ साथ गुजरेंगे। ठीक है, अब चलो बच्चों मतलब यहां पे हमने कहा कि अगर छोटे वाले ने इसने सेकंड वाले पेंडुलम ने अगर n दोलन किए, सेकंड वाले ने n दोलन किए तो फर्स्ट वाले ने कितने दोलन किए होंगे n-1, क्योंकि हम देख रहे हैं सेकंड वाला एक एक्स्ट्रा कर रहा है उसका मान हम n मान रहे हैं, तो फर्स्ट वाले के दोलनों की संख्या क्या होनी चाहिए n-1 होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे कुल समय की बात करें, देखिए कुल टाइम, कुल समय तो दोनों को समान लगेगा। T1 बराबर क्या होगा T2, क्योंकि दोनों एक साथ ही स्टार्ट कर रहे हैं मोशन, दोनों ने एक साथ मोशन स्टार्ट किया है और एक साथ थोड़ी देर बाद समान स्थिति पे पहुंचे, तो दोनों ने कुल समय तो समान ही लिया ना, टोटल टाइम T1 बराबर क्या है T2, बट T1 वाले ने कितने दोलन किए थे n-1, तो यहां से हम बोलेंगे n-1 इंटू इसका आवर्तकाल, क्योंकि हम जानते हैं एक दोलन का समय अगर T1 है तो n-1 दोलनों का कुल समय क्या हो जाएगा n-1 इंटू T1, ऐसे ही इसका मान आएगा n इंटू T2। ठीक है, अब यहां बच्चों इसको नीचे ले आए तो n-1 अपॉन n, n-1 अपॉन n बराबर क्या आ गया T2 बटा T1। अब बच्चों T2 बटा T1 को हम लिखते हैं रूट ऑफ L2 बटा L1, क्योंकि हम देख रहे हैं T समानुपाती क्या होता है रूट L, T समानुपाती रूट L, तो T2 बटा T1 को रूट L2 अपॉन L1 लिख दिया। देखिए n-1 अपॉन n बराबर रूट ऑफ L2, L2 का मान 1 मीटर है और L1 का मान 1.44 है। ठीक है बच्चों, फिर दोनों को हम यहाँ पे 100 से गुणा कर दें अंदर, तो 100 बटा 144 मतलब ये हो जाएगा, ये 100 बटा 144 ही आया। अब बच्चों 100 बटा 144 का मान कितना आता है 10 बटा 12, 10 बटा 12 या कह दें 5 बटा 6, तो n-1 बटा n का मान कितना आया 5 बटा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा बच्चों 5n बराबर 6n-6, यहाँ से n का मान कितना आ गया 6 आ गया। इसका मतलब बच्चों सेकंड वाले पेंडुलम ने कितने दोलन किए 6 दोलन। ठीक है, या कहते हैं फर्स्ट वाले पेंडुलम ने कितने दोलन किए 5। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने ये 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ओके, बात पहले पड़ी। अब यहाँ पे देखो केस अपन देख रहे हैं, यहाँ पे केसेस ऑफ t इक्वल 2 पाई रूट ऑफ l अपॉन जी नेट, तो अभी अपन ने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए रूट l पे बेस्ड थे, मतलब t समानुपाती रूट l पे। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 अपॉन जी नेट जो आ रहा है रूट के अंदर उस पे बेस्ड है। तो देखिए जी नेट पे, यहाँ पे जी नेट क्या होता है इफेक्टिव ग्रेविटी। ठीक है, प्रभावी गुरुत्व होता है, जहाँ पे जी नेट को अपन बोलते हैं टी बार बटा m माध्य अवस्था या साम्यावस्था स्थिति पर। टी बार मतलब डोरी में तनाव, डोरी में तनाव को मैं टी बार बोल रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने टी लिख दिया था, उसको टी बार कर लेना। टी बार यहाँ पे डोरी में तनाव है। ठीक है, डोरी में तनाव और बटा m है, माध्य या साम्यावस्था की स्थिति में टी बार बटा m का मान निकालेंगे, उसे हम इफेक्टिव ग्रेविटी बोल सकते हैं। फिर बच्चों यहाँ पे देखिए ये एक लिफ्ट है, लिफ्ट में ये पेंडुलम लटका हुआ है, mg बल लग रहा है नीचे, ऊपर लग रहा है तनाव बल टी बार। अब बच्चों देखो यदि लिफ्ट का वेग 0 है या फिर नियत है, तो बच्चों लिफ्ट अगर स्थिर अवस्था में है या फिर नियत वेग से गति कर रही है तो हम जानते हैं अंदर कोई सूडो बल नहीं लगेगा पिंड पर, तो सूडो बल कोई नहीं लगेगा तो सिंपल टी बार का मान क्या आएगा mg के इक्वल, तो टी बार बराबर mg आएगा, तो m को नीचे ले आए और टी बार बटा m करें तो टी बार बटा m कितना आएगा g, उसे हम बोलेंगे इफेक्टिव ग्रेविटी, मतलब जी नेट का मान कितना आ रहा है g के बराबर, तो रख देंगे सूत्र में यहाँ पे, तो क्या जाएगा 2 पाई रूट l अपॉन g हो जाएगा। लेकिन अगर लिफ्ट का त्वरण a ऊपर की ओर है, लिफ्ट का त्वरण a ऊपर की ओर है तो अंदर पिंड पे सूडो बल नीचे लगेगा, तो नीचे लगने के कारण mg भी नीचे लग रहा है, ma भी नीचे लग रहा है, तो t बार का नेट मान क्या होगा m इंटू जी प्लस ए। ठीक है,
तो वही लिखा है मैंने, टी बार का मान m इंटू जी प्लस ए, तो यहाँ से m को नीचे ले आओ तो टी बार बटा m का मान क्या आ गया, जी प्लस ए आ गया, मतलब जी नेट का मान जी प्लस ए आ गया, वो रख देंगे यहाँ पे इसमें अब की बार। और अगर लिफ्ट का त्वरण ए नीचे की ओर है, लिफ्ट का त्वरण नीचे की ओर है तो सूडो बल लग गया ऊपर की ओर अर्थात एम जी के विपरीत दिशा में, तो अब क्या टी बराबर m इंटू जी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, टी बार का मान, तो जी नेट का मान आएगा जी माइनस ए, ये रख देंगे। जैसे कि इस पे क्वेश्चन देखें, आपसे कह रहा है कि यदि लिफ्ट का त्वरण ए ऊपर की ओर है और उसके बाद फिर नीचे की ओर है तो अनुपात T1 बटा T2 2/3 प्राप्त होता है, ए का मान हमें बताना है। मतलब लिफ्ट पहले ऊपर जा रही है त्वरण ए से तो आवर्तकाल T1 है, फिर नीचे आ रही है ए त्वरण से तो आवर्तकाल T2 है, और अनुपात प्राप्त हुआ 2/3, तो लिफ्ट का त्वरण ज्ञात करना है, क्या होगा, देखिए सॉल्यूशन, यहाँ हम देखें बच्चों टी समानुपाती क्या है, टी यहाँ पे जो टी आवर्तकाल है ये समानुपाती रूट ऑफ जी नेट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अपन देखें इसमें अगर मैं T1 बटा T2 निकालूंगा तो क्या आएगा, रूट ऑफ जी नेट 2 बटा जी नेट 1, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसमें G1, तो पहले तो लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो G1 का मान क्या लिखेंगे, G प्लस ए, फिर लिफ्ट का त्वरण ऊपर की ओर है तो जी नेट का मान G प्लस ए होता है, तो G प्लस ए आ गया, और G2 का मान G माइनस ए, क्योंकि अब लिफ्ट का त्वरण नीचे की ओर है, ठीक है। अब यहाँ पे T1 बटा T2 आपको दे रखा है 2/3, तो रख दिया 2/3 बराबर रूट ऑफ ये G माइनस ए अपॉन G प्लस ए, ठीक है। दोनों तरफ वर्क कर दें तो वर्क करने पे क्या होगा, 4/9 बराबर G माइनस ए अपॉन G प्लस ए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया, 4G प्लस 4a बराबर 9G माइनस 9a, 9G माइनस 9a ये आ जाएगा, ठीक है। अब 9a को उधर ले आओ तो कितना बन गया, 13a, 13a हो गया, इसको उधर ले आके माइनस करेंगे तो 5G, यहाँ से a का मान कितना है बच्चों, 5G बटा 13, 5G बटा 13 यह आ जाएगा a का मान 5G बटा 13 के बराबर, ठीक है। चलो अब आगे देखें अगला केस, मतलब इस प्रकार से ये कार है, इस पे पेडल लटका हुआ है और एक कार आगे की ओर त्वरित गति कर रही है, तो अंदर पिंड पे सूडो बल का लग गया, पीछे की ओर ma सूडो बल लगेगा, ठीक है, और mg तो नीचे लगता है और सूडो बल लग रहा है इधर। अब देखिए दोनों में आपस में एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो अब क्या डोरी में तनाव जो आएगा वो कितना आएगा, ये रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देंगे, दोनों सदिश परस्पर लंबवत है, तो रूट ऑफ mg स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर से ये आ जाएगा मान, ठीक है, m कॉमन ले लिया, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी ये जो स्थिति दिखा रही है साम्यावस्था की स्थिति है, मतलब ये लिफ्ट आगे की ओर त्वरित हो रही है, ये एंगल थीटा पे इसकी ये साम्यावस्था की स्थिति है, मतलब ये साम्यावस्था में पिंड यहाँ रहेगा। अब इसको अगर अपन दोलन कराएंगे ना, दोलन, तो इस बिंदु के सापेक्ष दोलन करेगा, इससे ऊपर नीचे इस बिंदु के सापेक्ष, मतलब ये क्या बनेगी, इसकी माध्यावस्था बनेगी। इस बिंदु के सापेक्ष नहीं करेगा दोलन, इसके सापेक्ष करेगा दोलन, इस स्थिति के ऊपर नीचे आएगा, इससे दोलन करेगा इस स्थिति के सापेक्ष, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इस तनाव का मान रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है, मतलब यहाँ पे m कॉमन निकालेंगे, रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा, m को नीचे ले आए तो g नेट का मान क्या है, रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, वो रख दिया मैंने सूत्र में, तो आ जाएगा मान t का, ठीक है। तो यहाँ पे आवर्तकाल का मान ये आ गया, ये t बार तनाव है और t आवर्तकाल है। ऐसे ही यहाँ बच्चों ये एक वर्ताकार सड़क है, इस सड़क की त्रिज्या r है, यहाँ पे कार आगे गति कर रही है, ठीक है। तो इसके पेंडुलम में mg बल तो लग रहा है नीचे की ओर और सूडो बल लग रहा है बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, जो कि अब केंद्रीय बल के रूप में mv स्क्वायर अपॉन r, सूडो बल लग रहा है बाहर की ओर, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं जब भी कोई कार वृत्ताकार पथ पे गति करती है तो उस पर अभी केंद्रीय बल लगता है केंद्र की ओर, कितना, v स्क्वायर बटा r, अभी केंद्रीय त्वरण v स्क्वायर बटा r अंदर की ओर होता है, तो पिंड पर सूडो बल कहाँ लग गया, बाहर की ओर, m इंटू वी स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए ये इसकी क्या बन रही है, साम्यावस्था, मतलब दोलन कराएंगे तो ये इस बिंदु के सापेक्ष करेगा दोलन, इस तरह से इस बिंदु के सापेक्ष। तो यहाँ पे तनाव का मान निकालें तो दोनों परस्पर लंबवत हैं, तो रूट ऑफ mg स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर अपॉन r होल स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे m कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा, ये क्या आ गया, g नेट, रख दो सूत्र में, ये आ गया रिजल्ट, ठीक है। ऐसे बच्चों अगला केस देखें, चौथे नंबर का केस। यहाँ बच्चों इस प्रकार से एक लिक्विड है, द्रव है, इसमें पेंडुलम दोलन गति कर रहा है, तो अभी बच्चों यहाँ पे बैलेंस कंडीशन में, साम्यावस्था में, तो इस पे mg बल कहाँ लग गया, नीचे की ओर, और इस पे जो उत्प्लावन बल लगेगा v रो जी कहाँ लग गया, ऊपर की ओर। तो हम जानते हैं द्रव के कारण पिंड पर उत्प्लावन बल v रो जी ऊपर आएगा, इस द्रव की डेंसिटी तो रो है, और बच्चों पिंड जो है ना, पेंडुलम वाला पिंड, इसकी डेंसिटी कितनी है, d है, तो यहाँ पे v रो जी लग रहा है ऊपर, तो देखिए इन दोनों का योग mg के बराबर है, क्योंकि बैलेंस कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो उसको उठा के ले आएंगे तो t बार क्या आ जाएगा, mg माइनस v रो जी, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें हमने यहाँ पे तो ये v क्या, वॉल्यूम, इस पिंड का आयतन है, आयतन बराबर क्या होता है,
द्रव्यमान बटा घनत्व, तो इस पिंड का द्रव्यमान m है, घनत्व d है, तो m बटा d लिख दिया, v का मान m बटा d। यहाँ से mg कॉमन निकाल लिया तो 1 माइनस रो अपॉन d आ गया। यहाँ भी m को बच्चों नीचे ले आएंगे तो t बार बटा m मतलब इफेक्टिव ग्रेविटी आ जाएगी g इंटू 1 माइनस रो अपॉन d, तो रख दिया मैंने यहाँ पे g 1 माइनस रो अपॉन d। तो ये भी एक बच्चों डायरेक्ट सूत्र याद रखें, ये भी एक इंपॉर्टेंट सूत्र है, मतलब अगर किसी द्रव में कोई पेंडुलम दोलन कर रहा है तो उसका आवर्तकाल ये होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ये समझ सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन इस प्रकार से, ये एक आवेशित पेंडुलम है जिसका आवेश Q है, यहाँ पे मैंने विद्युत क्षेत्र लगाया नीचे की तरफ, विद्युत क्षेत्र नीचे की तरफ लगाया, तो बच्चों अब यहाँ पे इसमें देखिए mg बल तो नीचे लगेगा और विद्युत क्षेत्र के कारण ये धनावेश है ना, पिंड धनावेश है, तो धनावेश पर बल QE कहाँ लगता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, तो ये QE भी लग रहा है नीचे, mg भी लग रहा है नीचे, तो यहाँ पे तनाव बल का मान क्या है, mg प्लस QE, ठीक है। तो mg प्लस QE करेंगे, m कॉमन निकाल लेंगे, आ गया रिजल्ट, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे अगर यहाँ पे Q नेगेटिव होता, नेगेटिव आवेश होता है इस पिंड पर, तो QE बल का लगता विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, मतलब ऊपर की ओर, तो नीचे mg QE ऊपर, तो अब की बार तनाव बल आ जाएगा mg माइनस QE, तो Q नेगेटिव है तो तनाव आ जाएगा mg माइनस QE, तो m यहाँ पे कॉमन निकाल लिया तो g माइनस QE बटा m हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पे E वेक्टर हॉरिजॉन्टल होता क्षैतिज दिशा में, ठीक है ना, इफ E इज हॉरिजॉन्टल, मतलब अभी तो E नीचे की तरफ है, अब E बच्चों क्षैतिज दिशा में होता तो mg बल तो लग रहा है नीचे और QE बल का लगता इस दिशा में, तो mg नीचे QE इधर, दोनों एक दूसरे के लंबत हैं, तो तनाव का मान क्या हो जाएगा, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, मतलब रूट ऑफ m इंटू जी स्क्वायर प्लस पी बाई एम, उसका ये हो जाएगा आपकी बार मान, ठीक है। तो वही यहाँ पे बटा m कर देंगे तो ये जी नेट हो गया, यहाँ पे जी नेट हो जाएगा, यहाँ पे जी नेट हो गया, इससे निकाल सकते हैं अपन सूत्र मान रखकर। अब बच्चों देखिए उसके बाद फिर नेक्स्ट केस, यहाँ बच्चों एक नत तल है, नत तल पे इस कार के अंदर पेंडुलम लटका हुआ है और एक कार नीचे आ रही है, स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर आ रही है, मतलब किस त्वरण से, a बराबर g साइन थीटा से। हम जानते हैं, पढ़े हमने बचपन में कि जब भी कोई पिंड नत्तल पे गति करता है तो नीचे की ओर उसका त्वरण क्या होता है, g साइन थीटा से नीचे आता है, ठीक है। तो g साइन थीटा से नीचे आ रहा है, तो हम जो अंदर यहाँ पे पेंडुलम की बॉल है, इस पे सूडो बल का लग रहा है पीछे की ओर, ये सूडो बल है, ठीक है। सूडो बल मास इंटू एक्सलेशन कितना, इसका g साइन थीटा एक्सलेशन mg साइन थीटा, और mg का लग रहा है नीचे की ओर। तो जो अब यहाँ पे एक ये बल है और एक ये बल, ये एंगल थीटा, तो एंगल थीटा बनेगा, तो यहाँ पे जो टोटल जो एंगल आएगा ना, कितना आएगा, 90 प्लस थीटा। अब की बार यहाँ पे दो सदिश दिख रहे हैं आपको, एक तो mg और एक mg साइन थीटा, इन दोनों के मध्य एंगल कितना है, 90 डिग्री प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे तनाव निकालना है। अभी तक तो अपन ने बच्चों एक तो ये वाला केस देखा, यहाँ पे दोनों सदिश परस्पर लंबत थे, तो तनाव का मान कैसे निकाल लिया था, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके। यहाँ भी दोनों सदिश लंबत थे, तो तनाव का मान क्या था, सदिश के अनुसार रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अगर दो सदिशों के बीच में एंगल थीटा होता है तो हम परिणामी सदिश कैसे निकालते हैं, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। जहां थीटा क्या होता है, दोनों सदिशों के मध्य बल, सॉरी दोनों सदिशों के मध्य एंगल। तो यहाँ बच्चों इसमें देखिए इन दोनों सदिशों के मध्य एंगल कितना है, 90 डिग्री प्लस थीटा। तो अब यहाँ लगा रहा हूं मैं, तो देखिए तनाव बराबर रूट ऑफ, मतलब परिणामी बराबर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 प्लस थीटा, क्योंकि कुल एंगल का मान कितना है, 90 प्लस थीटा, ठीक है। इसको हम सॉल्व करें तो mg तो कॉमन निकल जाएगा सब में से, सॉल्व करने पे आ जाएगा mg cos थीटा, करना सिंपल सी कैलकुलेशन है, mg cos थीटा, तो m को नीचे ले आएंगे तो g नेट का मान क्या आ गया, g cos थीटा वहीं रख दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों अपन ने यहाँ पे ये सिंपल पेंडुलम के विभिन्न केस अपन ने देख लिए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक तो ये सिंपल पेंडुलम कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना बहुत है, कल आगे अपन और विभिन्न एसएम देखेंगे, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, ओके गुड बाय।